अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ हेड्राइडस। तो दिस इज़ केमिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो नाइट्रोजन फैमिली का जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हेड्राइडस। सो दिस इज़ केमिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड दैट इज़ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सो दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स जो है दे रिएक्ट विथ दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन they react with hydrogen to form to form a hydrides to form hydrides of the type they react with hydrogen to form hydrides of the type EH3। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला मेंबर है दैट्स नाइट्रोजन, वी हैव फास्फोरस, वी हैव आर्सेनिक, वी हैव एंटिमनी एंड वी हैव बिस्मथ। ठीक है ना। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे बेटा, ये जो हाइड्राइड बनाता है दैट इज अमोनिया NH3। तो फास्फोरस बनाता है इट इज PH3। आर्सेनिक बनाता है बेटा ASH3। एंटिमनी बनाता है SbH3। बिस्मथ बनाता है BiH3। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे NH3, दिस इज अमोनिया, ये अमोनिया है बेटा। तो ये है फॉस्फीन, ये फॉस्फीन, ये है आर्सीन, ये है बेटा स्टेबीन, ये है बिस्मथीन, ये है बिस्मथीन। ठीक है ना। अब हम देखेंगे ये जो हाइड्राइड्स है अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबिन एंड बिस्मथीन, ये बनते कैसे हैं। सो हाउ दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस हम देखेंगे। अगर हमारे पास मेटल नाइट्राइड है, हमारे पास है बेटा, हमारे पास है मैग्नीशियम नाइट्राइड, इट इज Mg3N2। मैग्नीशियम नाइट्राइड है ये। ठीक है ना। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो हमें जो है हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन कैसे मिलेगा तो हम देखेंगे। तो पहले आप इसको उठाओ। ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूंगा, रिएक्टेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। सो दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3। ये हाइड्रोजन से कंबाइन होके बेटा बनाते हैं हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3, ऑफ द टाइप EH3। तो नाइट्रोजन बनाता है कौन सा हाइड्राइड, अमोनिया, फास्फोरस बनाता है फॉस्फीन, आर्सेनिक बनाता है आर्सीन, एंटिमनी बनाता है स्टेबीन, बिस्मथ बनाता है बिस्मथीन। ठीक है ना। तो हम देखेंगे इन हाइड्राइड्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास है मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड ये कंबाइन हो जाएगा इसको हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ। तो हमें मिलेगा वहाँ पे, हमें मिलेगा बेटा इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमें मिलेगा NH3 प्लस हमें मिलेगा NH3 दैट इज अमोनिया। तो अब इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 टाइम्स मैग्नीशियम, तो यहाँ पे 3 टाइम्स मैग्नीशियम, ऐसा करने से 3 2 6 टाइम्स ऑक्सीजन, तो 6 टाइम्स ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 2 6 प्लस 6 हो गए 12 हाइड्रोजन। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे फार्मूला मैग्नीशियम नाइट्राइड की, जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है हमारे पास, इसकी फार्मूला क्या है देखो। नाइट्राइड आयन जो होता है, नाइट्राइड आयन, ठीक है ना, तो ये ट्राई नेगेटिव होता है। सो दिस इज नाइट्राइड आयन बेटा, ये नाइट्राइड आयन है। ठीक है ना। ये नाइट्राइड आयन है। तो कभी कभार इसका इसको जो है इसकी जो वैलेंसी को लेकर हम हमें एक कंफ्यूजन होता है जहन में। सो दैट इज हमारे पास एक और आयन होता है, ये मैंने आपको बताया है, एंड दिस इज कॉल्ड एजाइड आयन। ठीक है ना। तो ये है एजाइड आयन। अगर हम बात करेंगे नाइट्राइड आयन की, वहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है लेकिन इसकी वैलेंसी है 3। अगर हम एजाइड आयन की बात करेंगे, वहाँ पे 3 नाइट्रोजन है। ठीक है ना। लेकिन उनकी वैलेंसी है -1। ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे नाइट्राइड आयन। तो नाइट्राइड आयन की वैलेंसी क्या है बेटा, N-3 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +2। तो क्रॉस करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगी बेटा, दैट इज Mg3N2। ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड। बिल्कुल जो बाकी मेंबर्स है फार्मूला ऐसे ही आएगी। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर है, ये था मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगर हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फाइड, इट इज Ca3P2। ठीक है ना। तो इसको भी हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ।
तो हमें मिलेगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमें मिलेगा हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस दैट इज फास्फीन PH3, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे कैल्शियम 3 है तो यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 2 6 टाइम्स ऑक्सीजन तो 6 टाइम्स, 6 2 12 तो ये हो गई 3 2 6 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस ये है फास्फोरस 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है ना। 2 3 6 तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और 6 हो गए 12 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये है 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। और ये हो गए 6 3 2 6 हो गए 12 हाइड्रोजन, हो गई ये बैलेंस। तो इस तरह से अमोनिया हमें मिलेगा, इस तरह से फॉस्फीन हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है उनका जो जिंक साल्ट होता है, जिंक साल्ट दैट इज Zn3, we have metal that is M2, जिंक साल्ट इन मेटल्स का। ये मेटल जो है ये आर्सेनिक हो सकता है, ये बिस्मथ हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ पे बेटा ये है जिंक, इसको ये कंबाइन हो जाएगा क्लोरीन के साथ, तो हमें बेटा मिलेगा जिंक क्लोराइड, क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हमें मिलेगा हाइड्राइड ऑफ द मेटल दैट इज MH3। तो यहाँ पे जिंक कितने हैं, 3, तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 3 2 6 क्लोरीन, तो यहाँ पे 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे M2 है तो यहाँ पे 2 डालेंगे, 3 2 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें मिला, क्या मिला, हाइड्राइड ऑफ द मेटल दैट इज आर्सिन एंड स्टेबीन दैट इज MH3। तो इस तरह से हम इन हाइड्राइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा रिगार्डिंग हाइड्राइड्स। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है आज की, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप ध्यान रखिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स, हम देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स की देखेंगे हम बेटा स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे हाइड्राइड्स की स्ट्रक्चर क्या है, ये है सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये है एक हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा, ये है दूसरा हाइड्रोजन, ये है तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज पैरामिडल, इसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा दैट इज पैरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हाइड्राइड्स की स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स दैट इज पैरामिडल, दैट इज पैरामिडल स्ट्रक्चर है, पैरामिडल। सेंट्रल एलिमेंट जो है E, इसकी होती है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अगर हम बॉन्ड एंगल के हवाले से बात करेंगे तो हमारे पास है NH3 अमोनिया, हमारे पास है फॉस्फीन, हमारे पास है आर्सिन ASH3, हमारे पास है बेटा स्टबीन SbH3, हमारे पास है ऐसे ही बिल्कुल बिस्मथीन BiH3, ठीक है ना। तो जो है अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है बेटा दैट इज 107.8 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 93.6, यहाँ पे है 91.8 डिग्री, तो यहाँ पे है 91.3 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस on moving down the group, on moving down the group, ठीक है ना। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। अब क्यों डिक्रीज हो जाता है, वाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, चलो इस साइड में लिखते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज। अब बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो जाता है बेटा, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है एलिमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अगर जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साइज इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना।
तो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इट डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, उससे क्या होता है बॉन्ड एंगल ये डिक्रीज हो जाता है अगर रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है ना। चलो इसको स्टडी करने के लिए हम ऐसे चलते हैं, जब हम जाएंगे फ्रॉम बिस्मथीन टू अमोनिया, ठीक है ना, तो साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो साइज डिक्रीज होने से क्या होगा, जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान जो रिपल्शन है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, साइज डिक्रीज होने से जब हम जाएंगे फ्रॉम बिस्मथीन टू अमोनिया, साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो उस एतबार से डेफिनेटली अगर ये है एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, जब रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली ये जो है इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूंगा, अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन पेयर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नज़दीक है, रिपल्शन बेटा रिपल्शन डेफिनेटली ज़्यादा होगी, तो रिपल्शन की वजह से डिस्टेंस जो है बॉन्ड्स के दरमियान वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे अप डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group bond angle decreases, bond angle decreases, क्यों डिक्रीज हो जाता है, ड्यू टू डिक्रीज इन ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों डिक्रीज हो जाती है, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, विच इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, विच इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, तो जो है साइज इंक्रीज हो जाता है डेफिनेटली, तो बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज हो जाती है बेटा, विच इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये था स्ट्रक्चर के हवाले से, स्ट्रक्चर ऑफ दीज हेड्राइड्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये था स्ट्रक्चर के हवाले से, आगे बढ़ते हैं अब, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेड्राइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड्स। तो हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड्स। अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी क्या होते हैं, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, दे आर कलरलेस gases at room temperature, they are colorless gases at room temperature। अगर हम अमोनिया की बात करेंगे, अमोनिया इज soluble in water, अमोनिया इज soluble in water। अगर हम बात करेंगे बेटा अमोनिया की, ये soluble होता है वाटर में, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while as rest of the hydrides are less soluble in water, they are less soluble in water, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा जो पहला करेक्टर है दैट इज बेसिक नेचर और बेसिक करेक्टर, ठीक है ना। जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, हमारे पास है अमोनिया NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SBH3 है, हमारे पास है बेटा BiH3। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, जब हम ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, तो बेसिक करेक्टर जो है बेटा, बेसिक करेक्टर ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिक करेक्टर जो है ये इंक्रीज हो जाता है जब हम जाएंगे बेटा डाउन द ग्रुप, तो बेसिक करेक्टर जो है बेटा ये इंक्रीज हो जाता है, बेसिक करेक्टर और बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाता है, सॉरी। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे बेटा डाउन द ग्रुप, तो बेसिक नेचर जो है, बेसिक नेचर इट डिक्रीजेज, इसका मतलब है अमोनिया जो है इट इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, दैट इज मोर बेसिक देन आर्सिन, दैट इज मोर बेसिक देन स्टबीन, ठीक है ना। अब ये बेसिक नेचर क्यों डिक्रीज हो जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, व्हाई बेसिक नेचर डिक्रीजेज, देखो
अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है डेफिनेटली, तो इसको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए एज कम्पेयर टू दी अदर मेंबर्स जिनका साइज बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे, देखो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल क्या है इस चीज़ को समझने के लिए, अगर एक फैमिली है, ठीक है ना, एक फैमिली है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, मान लीजिए जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी जो फैमिली है छोटी फैमिली है, उसकी छोटी फैमिली है, ठीक है ना, मान लीजिए वो एक मुलाजिम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी पर मंथ जो है लेट दैट बी 50,000, ठीक है ना। तो दूसरी फैमिली जो है उसमें भी वो जो हेड ऑफ फैमिली है वो मान लीजिए उसकी जो से वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी भी सैलरी जो है 50,000 है, ठीक है ना। तो एक मुसाफिर आता है, ठीक है ना, मान लीजिए एक बेघर आता है, ठीक है ना। तो एक बेघर आता है उस जो है एचओडी के पास, सॉरी उस हेड ऑफ फैमिली के पास एक बेघर आता है जिसकी फैमिली छोटी है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भी सैलरी लेता है 50,000, ठीक है ना। तो फैमिली छोटी है तो पैसे देना उसके लिए, किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को उसके लिए पैसे देना बहुत आसान है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू दैट वेरी HOF, दैट्स हेड ऑफ फैमिली, ठीक है ना। तो जिसकी सैलरी सेम है लेकिन फैमिली थोड़ी बड़ी है, ठीक है ना, तो उसको पैसे देना गरीबों को, मिस्किनों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू दो जो हमने पहला जो केस डिस्कस किया उसके एतबार से, ठीक है ना। तो इसी तरह तो बेसिक नेचर जो यहाँ पे है, बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाता है। अब क्यों बेसिक नेचर बेटा डिक्रीज हो जाता है? सो बेसिक नेचर डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बेसिक नेचर decreases on moving down the group, on moving down the group basic nature decreases due to decrease in electron density, electron density on central element, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल एलिमेंट है बेटा उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है डेफिनेटली, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करेंगे अमोनिया की साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसके लिए नाइट्रोजन के लिए, ठीक है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन के लिए ये हम यूं कह सकते हैं जो अमोनिया है इसमें जो नाइट्रोजन है सेंट्रल एलिमेंट उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा, एंड अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट दे आर लेविस बेसिस, ठीक है ना, तो दे रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये था बेसिक नेचर के हवाले से, बेसिक नेचर डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के हवाले से, नाउ वी हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्राइड्स दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम जो है ट्रेंड है जो है ये सेम है यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा रब किया, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की, तो दूसरा जो करेक्टर है बेटा यहाँ पे दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे बेटा, जो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी है तो सेम ट्रेंड है यहाँ पे, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वो हम देखेंगे। सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू, क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू इंक्रीज इन EH बॉन्ड लेंथ, EH बॉन्ड लेंथ। अगर हम बात करेंगे बेटा अमोनिया की, तो अमोनिया में जो EH बॉन्ड लेंथ है वो है 101.7, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ पाइकोमीटर है ये, इन टर्म्स ऑफ पाइकोमीटर 101.7 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा 141.9 है, ठीक है ना। यहाँ पे है 151.9, यहाँ पे है 170.7, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ऐसे ही यहाँ पे भी है,
लगभग सेम यहाँ पे भी वैल्यू है, ठीक है ना, थोड़ी डिफरेंस है। तो तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी मीन स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, ठीक है ना। जब हम NH3 अमोनिया को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो है 1.7 पाइकोमीटर, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे फॉस्फीन की, उसमें है 141.9 पाइकोमीटर। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डेफिनेटली इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, डेफिनेटली। तो हमें अमोनिया में ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने की। EH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें अमोनिया में बेटा ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू फॉस्फीन, डेफिनेटली। अगर हमें अमोनिया में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब है अमोनिया थर्मली स्टेबल है, और एज कम्पेयर टू वी कैन से एज कम्पेयर टू फॉस्फीन, आर्सेन, एंटीमनी एंड बिस्मथीन, अमोनिया इज मोर स्टेबल टू हीट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो हम यूं कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट्स हेड्राइडस। तो आज हमने देखा हेड्राइडस, व्हाट हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, इनको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हमने आज दो कैरेक्टर देखे हैं, एक है बेसिक नेचर, दूसरा है थर्मल स्टेबिलिटी। अभी दो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पेंडिंग है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड रिड्यूसिंग नेचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो ये था आज के लेक्चर के हवाले से, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा लिखता हूँ बोर्ड पे, इस एतबार से कि आप अच्छे से कॉपी मेंटेन करोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हालात ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद तो इंशाल्लाह तो आपकी जो कॉपी है वो चेक हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल टारगेट जो है हम चाहते हैं कि इस पी ब्लॉक जो बड़ा यूनिट है 12th केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक, इसको हम कंप्लीट करें, ठीक है ना। लेकिन इसको डेफिनेटली हमें डीप स्टडी करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें डिटेल में जाना है, तो यहाँ पे सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये रियल क्लासरूम सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली तो 1 घंटे की क्लास में लेता, तो लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें तो कंप्रोमाइज़ करना है यहाँ पे विद दीज वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।